काकी का है? वो उनका डायलिसिस का दिन है ना आज, तो ताऊ जी के साथ ही गई है। ये रहा सिलेंडर, देखिए। पता नहीं इसका पाइप फिट ही नहीं हो रहा है, मुझसे बहुत ट्राई किया मैंने। तो आपको फोन, भैया भैया ये क्या कर रहे हैं आप? ये आओ ना। भैया नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भैया प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो। क्या हो गया तुझे? हाँ? क्यों भाग रहे हैं मुझसे? हाँ? भैया नहीं, नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या हो गया तुझे? भाग क्यों रही? कमाल है, हम उसे पूछते रहे तब वो यही कहती रही कि उसने अनुज का खून नहीं किया। अब यहाँ कोर्ट में उसने सब कबूल कर लिया। पता नहीं कीर्ति ऐसा क्यों बोल रही है। मेरा बेटा अनुज कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। सिर्फ कीर्ति नहीं, अनुज भी कितना शरीफ है, इस बात को साबित करने के लिए एक और सबूत है हमारे पास। मतलब? एक लड़की की ऐसी हालत है कि वो हॉस्पिटल में, तो दूसरी बदनामी के डर से इतनी सहम गई है कि अब भी अनुज के मरने के बाद भी वो लोगों से यही कहती है कि वो अनुज की गर्लफ्रेंड थी, जबकि हकीकत ये है कि वो भी कीर्ति की ही तरह अनुज की दरिंदगी का शिकार थी। नहीं नहीं, ये क्या बात करें इंस्पेक्टर साहब आप। अनुज बहुत अच्छा लड़का था, कीर्ति का इतना ख्याल करता था। कीर्ति का क्या, हम सबका ख्याल रखता था। अनुज तो अनजाने लोगों की भी मदद किया करता था। कीर्ति झूठ बोल रही है। कमाल है, आप कीर्ति की माँ है, वो कह रही है कि उसके ऊपर रेप अटेम्प्ट हुआ है और आपको उसकी बात पर यकीन नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कीर्ति से ज्यादा अनुज पे विश्वास था। कीर्ति की झूठ बोलने की आदत से हम परेशान हो चुके थे। कॉलेज जाने वाली छोटी छोटी बातों को लेके भी वो झूठ बोला करती थी हमसे। देखिए, बच्चे तो ऐसी बातों में अक्सर झूठ बोल ही देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अब भी झूठ बोल रही हो। लेकिन ये एक बार नहीं, कई बार हो चुका है इंस्पेक्टर साहब। एक बार हमारे घर में एक मजदूर आया था, उससे लोगों से उसने ये कहकर पिटवाया कि वो उसे घूर रहा है। आप ही बताइए, कीर्ति की बातों पे विश्वास कैसे करें? लगभग 1 महीने से ज्यादा ये केस कोर्ट में अटका रहा। जब बात रेप की होती है, मॉलेस्टेशन की होती है, तो समाज की सोच ही उलट जाती है। जहां किसी और केस में गुनहगार से सवाल किए जाते हैं, वहीं जब बात हो रेप की तो उस पीड़ित औरत से सवाल किए जाने लगते हैं। उल्टा उस लड़की पर ही दोष लगने लगते हैं कि उसने कुछ किया होगा, उसने उकसाया होगा, गलत कपड़े पहने होंगे, गलत टाइम पर घर से निकली होगी, वगैरह वगैरह। इसी के चलते भारतीय न्याय प्रणाली में औरतों के खिलाफ हो रहे रेप्स, बढ़ते हुए अपराधों को लेकर ठोस कानून बनाए गए हैं। लेकिन कई बार लोग इन्हीं कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिससे सही और गलत में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कीर्ति वैसी थी जो झूठ का सहारा लेकर अनुज को बदनाम कर रही थी? आप ये कह रहे हैं कि अनूप चांदेकर काफी सालों से आप पर रेप करते आए हैं? जी सर। सर मैं 13 साल की थी, तब से वो ये सब करते आए मेरे साथ। साल तक वो बार बार मेरा रेप करते रहे। क्या सोच रहे हैं सर? अब तो केस भी सॉल्व हो गया। शिंदे, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे केस की कुछ कड़ियां अब भी जुड़नी बाकी है। एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस नहीं, प्लांट मर्डर था। नहीं मिलोर, अभी कुछ ही समय पहले सेल्फ डिफेंस का ऐसा ही एक केस मुंबई में सामने आया था, जिसमें एक औरत ने अपने ही पति को मार दिया था जब उसने उसे खुद के बेटी के साथ रेप करते हुए पकड़ लिया था। लेकिन सेक्शन 100 के तहत वो औरत बेगुनाह साबित हुई थी। यहाँ की सारी दलीलें सुनने के बाद एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस के चलते सेक्शन 100 के तहत कोर्ट कीर्ति चांदेकर को बाइज्जत बरी करती है।
क्या सोच रहे हैं सर? अब तो केस भी सॉल्व हो गया। शिंदे, केस खत्म होने में और केस सॉल्व होने में फर्क है। केस खत्म हो गया और कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया है, मगर अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे केस की कुछ कड़ियां अब भी जुड़नी बाकी है। कीर्ति ने अनुज को घर बुलाया जब ये हादसा हुआ। जब घर में कोई नहीं था उस वक्त गैस खत्म हो गई और वो चाकू भी वहीं टेबल पर पड़ा था। एक ऐसा चाकू जिसके बारे में घर वालों में से किसी को भी नहीं पता। अगर घर वालों में से किसी ने वो चाकू नहीं खरीदा था, इसका मतलब कीर्ति ने वो चाकू खरीदा होगा। आसपास की दुकानों में पता करो। साहब कुछ याद नहीं, कौन और कब ले गया था? फोटो चेक कीजिए। कोर्ट ने तुम्हें सेल्फ डिफेंस के केस में बरी कर दिया, लेकिन तुमने चाकू मर्डर से 2 दिन पहले ही खरीद लिया। क्यों? तुमको पहले से ही पता था कि सेल्फ डिफेंस में उसकी जरूरत पड़ेगी। ये कोई सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि बहुत ही शातिर तरीके से प्लान किया गया मर्डर था, है ना? आपको क्या लगता है कोर्ट में हर कोई झूठ ही बोलता है या थोड़ा बहुत सच भी बोलता है? बचपन से मेरे साथ रेप होने वाली बात एकदम सच है। मतलब तुमने जो भी किया वो बदले की भावना से किया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अगर तुमको अनुज को मारना ही था तो इतने सालों के बाद क्यों मारा? एक बात बताइए, अगर आपके साथ कभी कुछ बुरा हुआ हो, क्या आप चाहेंगे किसी और के साथ भी वैसा हो? ये किसके लिए है? ऋतु के लिए, नई जिंदगी की जो शुरुआत कर रही है। अच्छा, आप शेल्टर होम में जा रहे हैं ना? मैं भी चलूं आपके साथ? अरे नहीं, वो ज्यादा लोगों से मिलने नहीं देते उसे। इतना जो सहा है उसने अभी। कौन से शेल्टर होम में है वो? जहाँ पे भी है खुश है। तुम जान के क्या करोगे? ऋतु के साथ वो सब ना हो जो मेरे साथ हो रहा था। उस दिन अनुज के साथ ऋतु के घर मैं ही गई थी। मुझे लग रहा था मैं उसकी मदद कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने वो फ्रॉक देखी तब मैं समझ गई कि ऋतु खतरे में है। ऋतु के साथ मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकती थी जो मेरे साथ हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है कि तुमने मर्डर किया है, एक प्लान्ड मर्डर। आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं। कानून जज्बातों पे नहीं चलता, लेकिन पुलिस वाले इंसान ही तो हैं। सही और गलत में वो फर्क साफ देख सकते हैं। कीर्ति ने खून किया, लेकिन उसके पीछे उसका इंटेंशन किसी की जान बचाने का था, सेल्फ डिफेंस नहीं, लेकिन डिफेंस तो था। अनुज जैसे दरिंदे अपने नापाक इरादे को पूरा करने के लिए हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन हमें उनसे सतर्क रहना चाहिए। कानून के दायरे में रहते हुए हमें सही कदम उठाना चाहिए। अपने हो या पराये, आप सबसे सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। ऋतु, क्या हुआ ऋतु? कृति दीदी के साथ चेस नहीं खेलना? हाँ? ये क्या हुआ? वो खाना बनाते टाइम। बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि अनजान लोगों से बात न करें। ये जताया जाता है कि उन्हें अनजान लोगों से खतरा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सेक्सुअल हरासमेंट के अधिकतर केसेस में जान पहचान के या घर के लोग दोषी निकलते हैं। तो अब किससे बच के रहना चाहिए, अनजान से या जान पहचान वाले से? नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया स्वागत करती हूँ आपका क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के खास एपिसोड में। ऋतु के हाथ में जो चोट लगी है ना कृति, मैं कह रहा हूँ उसका भाई उसके साथ घर पे जरूर मारपीट करता होगा। जब से उसकी मम्मी की मौत हुई है ना, वो क्लास में अजीब बिहेव करने लगी है। काश मैं उसकी मदद कर सकता। मदद ही तो कर रहे हैं ना आप, अपना एनजीओ में उसे पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पे खड़े होने में हेल्प ही तो कर रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसा कुछ जिससे मैं उसे उस नर्क से निकाल सकूं।
कोई भी लड़की डोमेस्टिक वायलेंस डिजर्व नहीं करती, उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंस से याद आया, गाड़ी चलाना सीख लो। मुझे गाड़ी चलाने भी आती है और मैं चलाती भी हूँ। वो बस ये नैरो लेन्स और भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं चलती मुझसे। भीड़ भाड़ में चलाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना, ठीक है? बाकी मैं तो हुई। ठीक है। चलो बाय भैया। बाय। अरे मेरी सांस ही नहीं चल रही है। क्या घर में धुआं कर रखा है पूरा? ये धूप के धुएं से मेरी जान लेगी क्या? आप रोज रोज दारू पी के घर में आते हो, पूरे घर में गंद फैलाते हो, इसीलिए ये धूप जलाना पड़ता है मुझे। तू बेटा सुनना, जरा दही लेके आना बाजू की दुकान से। मम्मी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अभी सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। अरे सुनो तो, यहाँ पे किसी को मेरी कुछ पड़ी नहीं है, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। हे भगवान, ये अनुज जैसा एक अच्छा सा बेटा दे देता मुझे। जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है आई एम फाइन। हर कोई अपनी जिंदगी में मुसीबतों से जूझ रहा है। प्रॉब्लम बड़ी हो या छोटी, बात करना बहुत जरूरी है। हमारा मन है गुब्बारा और टेंशन है हवा। अगर हवा ज्यादा भर जाए तो गुब्बारा फट जाता है। वैसे ही अगर टेंशन ज्यादा बढ़ जाए तो सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है और हमारा मन फट जाता है। दोस्तों, अगर कभी भी आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो मैं आपका दोस्त अनुज आपके साथ हूं। मुझे कांटेक्ट करने के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे कांटेक्ट करें। लिंक और डिटेल्स नीचे है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, उसका भी डिटेल्स नीचे। आज के लिए मैं आपका दोस्त अनुज आपसे विदा लेता हूं। टेक केयर। ठीक है ना? हाँ बढ़िया। यार भूख लगी है, कुछ खा के आए? अच्छा लेता, मैं चलता हूँ। कहाँ से आ रहे हैं आप? वो क्या बोलते हैं, वो बाजार से आ रहा हूं मैं। भाई साहब। शिंदे, यहाँ आजू बाजू के लोगों से पूछताछ करो। शायद किसी ने किसी को अंदर आते हुए देखा हो। और सोसाइटी के वॉचमैन से भी पूछताछ करो, शायद उसने भी कुछ देखा हो। वॉचमैन, वॉचमैन, एक्सक्यूज मी, आपको पता है ये वॉचमैन कहाँ होगा? अरे ये राम सिंह, पता नहीं कहाँ गया। इसका नंबर मिल सकता है? हाँ जी हाँ जी। सर, अब तक हमने एक ही तरफ की कहानी सुनी है। क्या कीर्ति पे हम इतना भरोसा कर सकते हैं कि वो हमसे सच ही बोल रही है? शिंदे, फिलहाल तो कोई भी शक के दायरे से बाहर नहीं है, कीर्ति भी नहीं। कानून सिर्फ सबूत पर भरोसा करता है। एक काम करो, अनुज की कॉल डिटेल्स निकालो। सर, मेरा ब्रोकर का काम है। अनुज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे 2-3 घरों के लिए उसी ने किराएदार दिए थे। कमीशन तक नहीं ली सर मुझसे। हमेशा सबकी हेल्प करता था। उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी? नहीं सर। कीर्ति और अनुज के बीच रिश्ता कैसा था? नॉर्मल था सर। एक नॉर्मल भाई बहन के बीच में जैसा बॉन्ड होता है वैसा ही था। सर, बड़ी अच्छी लड़की है कीर्ति। कॉलेज से आकर मैथ्स पढ़ाती है मेरी बेटी को। बहुत अच्छे नंबर आए हैं इस बार एग्जाम में सर। लेकिन कीर्ति के पिता ओम है ना, वो एक नंबर का शराबी और बेवड़ा है। तो मैं नहाने के लिए चली गई और थोड़ी देर में मुझे सामान गिरने की आवाज आई। घर में जरूर कोई घुसा था। और सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से चाकू से अनुज पर 12 वार किए गए हैं। 12 वार? सर, इसका मतलब साफ है शिंदे, उन्हीं जो कोई भी है वो अनुज से बहुत गुस्सा था। एक और बात सर, ये वॉचमैन राम सिंह की बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक की है मैंने। कुछ ही घंटों पहले उसने 75,000 रुपए कैश विड्रॉ किए हैं एटीएम से। 75,000 कैश? सर, इतने रुपयों की उसे क्या जरूरत आ पड़ी? सोसाइटी में बात करो और इसके बारे में पता करो। सर, ताऊ जी, खाना। ताऊ जी, अब हमारे साथ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? कब तक ऐसे अकेले रहेंगे?
मैं यहाँ ठीक हूँ बेटा। अच्छा खाना खा लीजिए ना, ठंडा हो जाएगा। खा लूंगा। अनुज के साथ किसने किया होगा ये सब? तुम दोनों में तो एक दोस्ती जैसा रिश्ता था ना बेटा। शायद अनुज ने तुझे कभी बताया हो। नहीं ताऊजी। ताऊजी बेटा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तुझसे। बोलिए ना। एनजीओ शुरू किया था अनुज की मम्मी ने, और उसके जाने के बाद अनुज ही संभालता था उसे। मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, एनजीओ को तू संभाल ले। ताऊजी लेकिन मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब? कर पाएगी बेटा, मेरा विश्वास है तू कर पाएगी। करेगी ना? बोल। येलो येलो येलो, क्या पी रहे हो तुम लोग? हाँ तुम लोग रोज बोलते थे ना मैं तुमको कभी नहीं पिलाता हूँ। ये लो आज मेरी तरफ से, वो भी अंग्रेजी वाले। उस दिन भी आपकी वीडियोस ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी है। मुझे अपनी लाइफ के बारे में सोचने की इंस्पिरेशन आपके वीडियोस देखकर ही मिलती है। और फिर मुझे लगा कि मैं तो अपने पति से प्यार ही नहीं करती। क्या है ना, अरेंज मैरिज में प्यार होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो उनसे डिवोर्स ले रही हूँ। अगर आप 100% श्योर है इस चीज़ को लेकर, मतलब डिवोर्स को लेकर, तो फिर आपको वही करना चाहिए जो आपको ठीक लगे। ये आपकी ज़िंदगी है। ये आपके लिए। अपने दर्शकों से मैं यूजुअली गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। आई एम सॉरी। मैं सिर्फ आपकी दर्शक थोड़ी ना हूँ। हमारे बीच तो एक अलग सा कनेक्शन है, दोस्ती का, या फिर उससे भी कहीं ज्यादा। ठीक है, मैं ये अपने एनजीओ के बच्चों में बांट दूंगा। थैंक यू। फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा गिफ्ट दूंगी कि आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। 2 दिन के लिए मेरे पति बाहर जा रहे हैं, हम डिनर पर चले? देखिए, ये सही नहीं हो रहा। आप शादीशुदा है, ये सब आपको शोभा नहीं देता। पर मैं सर, आपको वो मीटिंग के लिए जाना था ना? हाँ हाँ। बाय। उस दिन के बाद खुद के घर में चोरी क्यों की तूने? सब जरूरत थी पैसों की। मेरे घर में कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता है मुझसे। बड़े भैया भी पैसा ला करके लता के हाथ में देते हैं। तुझे दारू के लिए पैसों की जरूरत थी ना? हाँ थी ना। मैं दारू पीता हूँ तो मेरे को सब बुरा समझता है। हाँ हूँ बुरा साहब हूँ। कम से कम अनुज के जैसा दिखावा तो नहीं करता अच्छा होने का। क्या मतलब? मतलब उसका चक्कर चल रहा था। वो रेस्टोरेंट में लड़की के साथ हाथ में हाथ डाल के ऐसे बैठा था, देखा मैं उसको। अब की बात है ये गए रविवार की बात है साहब। गए रविवार? तो गए रविवार तो वैलेंटाइंस डे। जी मैं कन्या विकास संस्थान से आई हूँ। आपके यहाँ पर एक लड़की आई होगी ऋतु, 30 जनवरी को। जी मैं चेक करके बताती हूँ। नहीं, ऋतु नाम की तो कोई लड़की नहीं आई है। शायद कोट रूट वाले शेल्टर होम ले गए हों। नहीं, वहाँ तो मैं पहले ही देख कर आई हूँ। वहाँ तो नहीं है। या अंदर का सीसीटीवी फुटेज दिखा? सर कुछ दिन पहले ही कैमरा खराब हुआ है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद वो लोग बाहर तो निकले होंगे ना। बाहर की फुटेज देखा? यस सर। रुको रुको रुको। तो ये फुटेज क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा। एक काम करो, इस फुटेज की क्वालिटी ठीक करने के लिए आईटी टीम को भेजो। इस लड़की का पता लगना बहुत जरूरी है। सब आगे चलो। ये कौन है? सर ये तो दिनेश है, पास में ही रहता है सर। देखो, प्यार से पूछ रहे हैं तो बता दो, क्या हुआ था तुम्हारे और अनुज के बीच? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तृप्ति, वो इंस्पेक्टर साहब को कुछ गलतफहमी हो गई थी। तृप्ति? हाँ। क्या तुम वही तृप्ति हो जो अनुज के ऑफिस उससे मिलने आई थी? तुम उससे मिलने गई थी? हाँ तो क्या, वैसे भी मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ। सर इसीलिए गया था मैं उस अनुज के पास। सर उसने मेरी शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर रखा है और उसी की वजह से ये मुझसे तलाक तक ले रही है। और इसीलिए तुम झगड़ने वहां पहुंचे थे? सर मैं परेशान हो चुकी हूँ इस आदमी से।
अनुज ने पुलिस कंप्लेंट की है ना इसकी? अच्छा किया, ले जाइए इसे, डाल दीजिए जेल में। जेल में कोई ना कोई जाएगा, ये बात तो पक्की है, क्योंकि अनुज का मर्डर हो चुका है। बहन कहाँ है मेरी? मुझे पता लग गया कि तुम्हें किसी सरकार ने नहीं भेजा था। छोड़ो मुझे। बहन कहाँ है मेरी? बचाओ, बचाओ मुझे। क्या हुआ? क्यों छेड़ रहे हो उसको? अपना काम करना। ये आदमी पता नहीं कौन है, मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा है। सर, उस स्कूटी का पता चल गया है। वो किसी श्रुति सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। एड्रेस भी मिल गया है। गुड, चलो। सर, ये चोट कैसे लगी? वो मैं गिर गई थी। आप और अनुज कब से एक साथ थे? यही कुछ साल भर से। साल भर से? कमाल है। अनुज ने कभी आपके बारे में उसके दोस्तों से या फैमिली मेंबर से बात नहीं की? एक्चुअली अनुज ये चाहता था कि पहले उसके पापा राजी हो जाएं, फिर वो सबको बताएगा। आप दोनों मिले कैसे थे? हम कॉलेज में मुंबई में एक साथ थे। उसके बाद मैं पुणे आई जॉब के लिए और फिर हमने वहाँ